नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम जुलाई 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ रहे थे। इसमें हमने मासिक घटनाओं का सार संग्रह देख लिया, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देख लिया, दोनों के एमसीक्यू भी देख लिए। आज हम देखेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। आइए शुरू करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य को। उत्तराखंड में पहली योग नीति लॉन्च। उत्तराखंड में पहली योग नीति लॉन्च कब की गई? 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। किसने जारी की? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। कहाँ पर जारी की? उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में। उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाना, हर घर योग हर जन निरोग का संदेश देना। लक्ष्य क्या है? 2030 तक 5 नए योग हब बनाना। कहाँ पर? जोगेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी झील और कोल्लीडेक झील पर। मार्च 2026 तक सभी आयुष हेल्थ सेंटर्स में योग सेवाएं शुरू करना। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 20 लाख रुपए तथा मैदानी क्षेत्रों के लिए 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी। अनुसंधान के लिए 10 लाख रुपए तक का अनुदान। आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र यानी गढ़वाल व कुमायूं में एक आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र स्थापित होंगे, यानी स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए जाएंगे। नीति के क्रियान्वयन एवं निगरानी हेतु योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय की स्थापना की जाएगी। तो साथियों, ये प्रश्न पक्का आएगा एग्जाम में। किस राज्य ने अपनी पहली योग नीति लॉन्च की? तो संयुक्त होगा उत्तराखंड ने। कब की? 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून 2025 को। ये भी प्रश्न एग्जाम में आएगा। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली सभा संपन्न। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि IBCA या अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली सभा कहाँ पर आयोजित की गई? तो संयुक्त होगा नई दिल्ली में। कब की गई? 16 जून 2025 को। उद्देश्य क्या था? IBCA के संगठनात्मक ढांचे, नियमों, बजट और नेतृत्व को औपचारिक रूप से स्थापित करना। इसका लक्ष्य क्या है? 7 बिग कैट्स बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। तो साथियों, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 7 बिग कैट्स में कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल है? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा। IBCA की सभा में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को सर्वसम्मति से IBCA का अध्यक्ष चुना गया। तो साथियों, प्रश्न बनता है IBCA का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संयुक्त होगा भूपेंद्र यादव को। भारत के SP यादव को संगठन का पहला महानिदेशक बनाया गया। तो IBCA का पहला महानिदेशक किसे बनाया गया? SP यादव को। वैश्विक भागीदारी के रूप में इस सभा में 9 देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया, जिसमें भूटान, कंबोडिया, इस्वातिनी, गिनी, लाइबेरिया, सूरीनाम, सोमालिया, कजाकिस्तान और भारत शामिल थे। अब तक कुल 27 देश इसमें शामिल हो चुके हैं, यानी IBCA के टोटल कितने सदस्य हैं? 27। IBCA की स्थापना का विचार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिया गया था। 2023 से 28 के लिए 150 करोड़ रुपए के वित्त पोषण की प्रतिबद्धता भारत ने जताई थी और वैश्विक संरक्षण को नेतृत्व प्रदान किया था। अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2025। साथियों, सम्मेलन में से पक्का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इससे प्रश्न बनता है आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICDRI का आयोजन कहाँ पर किया गया है?
तो सही उत्तर होगा नीस, फ्रांस में। कब? 6 से 7 जून 2025 को नीस, फ्रांस। आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन CDRI और फ्रांस सरकार द्वारा सहमेजबानी में यह आयोजित किया गया यूरोप में इस तरह का कौन सा सम्मेलन था? पहला सम्मेलन। सम्मेलन की थीम क्या थी? तटीय क्षेत्रों के लिए एक लचीला भविष्य तैयार करना। तटीय क्षेत्रों के लिए एक लचीला भविष्य तैयार करना ICDRI 2025 की थीम थी। मुख्य फोकस तटीय क्षेत्रों और विशेष रूप से छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों को जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति मजबूत बनाना। भारत की भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन में भाग लिया या सम्मेलन को संबोधित किया। और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए 5 वैश्विक प्राथमिकताएं बताई। कितनी वैश्विक प्राथमिकताएं बताई? 5। शिक्षा में आपदा लचीलेपन को एकीकृत करना, एक वैश्विक डिजिटल भंडार बनाना, नवीन वित्तपोषण को बढ़ावा देना, SIDS का समर्थन करना। SIDS मतलब छोटे द्वीपीय विकासशील राज्य। प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना। तो ये 5 वैश्विक प्राथमिकताएं बताई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथियों, जो मैं आपको MCQ साथ में बताता हूं कि ये प्रश्न बनेगा, उस प्रश्न को रट लेना। अगला टॉपिक, मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन के लिए स्थापित किया जाएगा उत्कृष्टता केंद्र। भारतीय वन्य जीव संस्थान और सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र WISACON मिलकर स्थापित करेंगे। घोषणा कब की गई? 19 जून 2025 को दूधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में किसने की? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। उत्तर प्रदेश में बनेंगे 4 बचाव केंद्र। कहाँ पर? हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य मेरठ, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, सोहागी बरवा अभ्यारण्य महाराजगंज, रानीपुर अभ्यारण्य चित्रकूट। अगला टॉपिक, प्रधानमंत्री ने किया दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब पुल का उद्घाटन। तो साथियों, ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का उद्घाटन किया। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। साधारण प्रश्न। प्रो प्रश्न, कब किया? 6 जून 2025 को। कब किया? 6 जून 2025 को। किस नदी पर किया? चिनाब नदी पर। कौन सा ब्रिज है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज? नदी तल से कितनी ऊंचाई है? 359 मीटर। और लंबाई कितनी है? 1315 मीटर। यह पुल पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। यह पुल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, जिसे PM ने राष्ट्र को समर्पित किया। तो साथियों, चिनाब रेल पुल किस परियोजना का हिस्सा है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी USBRL परियोजना का हिस्सा है। इस परियोजना से कश्मीर घाटी हर मौसम में देश के बाकी हिस्सों से जुड़ सकेगी। अंजी ब्रिज का लोकार्पण। प्रधानमंत्री ने इसी ट्रैक पर बने देश के पहले केबल आधारित रेलवे पुल अंजी ब्रिज का उद्घाटन भी किया। तो अंजी ब्रिज कहाँ पर है? यहीं चिनाब ब्रिज पर। वंदे भारत एक्सप्रेस। कटरा से श्रीनगर के लिए 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिससे यात्रा का समय 2-3 घंटे कम हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज कटरा में 350 करोड़ की लागत वाले श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की आधारशिला रखी, जो रियासी जिले का पहला मेडिकल कॉलेज होगा। तो साथियों, श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की भी आधारशिला PM मोदी ने इस अवसर पर रखी। कब? 6 जून 2025 को। अगला टॉपिक, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, 54 संस्थाएं सूची में शामिल। QS की फुल फॉर्म क्या है? क्वाकवेरली साइंस। 19 जून 2025 को
QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जारी की। भारत के कितने प्रतिष्ठित संस्थान इसमें शामिल हुए हैं? 54 संस्थान, जो एक दशक में 5 गुना वृद्धि को दर्शाते हैं। भारत अब अमेरिका, ब्रिटेन, चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश बन गया है। अब साथियों प्रश्न पूछा जा सकता है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जो 19 जून 2025 को जारी की गई, इसमें पहले स्थान पर कौन सा शीर्ष भारतीय संस्थान शामिल है? तो साथियों IIT दिल्ली। कौन सी रैंक है? 123वीं रैंक। फिर IIT बॉम्बे 129वीं रैंक पर, IIT मद्रास 180वीं रैंक पर। इस बार 8 नए विश्वविद्यालयों ने पहली बार रैंकिंग में स्थान बनाया है, जो किसी अन्य देश से अधिक हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में टॉप पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही? तो अमेरिका की MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो याद रखना, पहले स्थान पर कौन है? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहले स्थान पर MIT अमेरिका। भारत में पहले स्थान पर कौन है? IIT दिल्ली। IIT दिल्ली कौन से स्थान पर रही? 123वें स्थान पर। अगला टॉपिक, 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न। केरल में कांग्रेस ने जीती सीट। देश के 4 राज्यों गुजरात, केरल, पश्चिमी बंगाल और पंजाब की 5 विधानसभा सीटों पर 19 जून 2025 को उपचुनाव के परिणाम 23 जून को घोषित कर दिए गए। गुजरात में 1 सीट भाजपा ने, 1 सीट आम आदमी पार्टी ने जीती। पंजाब की लुधियाना पश्चिमी सीट आम आदमी पार्टी ने जीती। पश्चिमी बंगाल की कालीगंज सीट TMC ने जीती। केरल की नीलांबूर सीट कांग्रेस ने जीती। अगला टॉपिक, राफेल के फ्यूजलेस भारत में बनाने के लिए टाटा और डसोल्ट में समझौता। फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी है डसोल्ट एविएशन और भारत के टाटा ग्रुप ने राफेल लड़ाकू विमान का फ्यूजलेज, विमान का मुख्य ढांचा या बॉडी बनाने के लिए समझौता किया है। 5 जून 2025 को समझौते के तहत हैदराबाद में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो साथियों राफेल की बॉडी कहाँ पर बनेगी? अब हैदराबाद में। पहली बार है जब राफेल की बॉडी फ्रांस से बाहर बनाई जाएगी। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड TASL इस जॉइंट वेंचर के तहत विमान के अगले, मध्य और पिछले हिस्से सहित पूरे फ्यूजलेज का निर्माण करेगी। यह प्लांट पहला भारत निर्मित फ्यूजलेज वर्ष 2028 तक तैयार होने की उम्मीद है, यानी 2028 तक प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। अगला टॉपिक, फाल्कन 2000 बिजनेस जेट के लिए रिलायंस और डसोल्ट में समझौता। तो साथियों फाल्कन 2000 बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट बनाने के लिए फ्रांस की दिग्गज कंपनी डसोल्ट एविएशन और रिलायंस के बीच MOU हुआ है। रिलायंस की सहायक कंपनी है रिलायंस एरो स्ट्रक्चर, इसके साथ यह अनुबंध किया गया है। घोषणा कब की गई? दोनों कंपनियों ने पेरिस एयर शो के दौरान 18 जून 2025 को की। डसोल्ट एविएशन फाल्कन 2000 जेट की मैन्युफैक्चरिंग पहली बार फ्रांस के बाहर करेगी। संयुक्त उद्यम डसोल्ट रिलायंस एरोस्पेस DRAL फ्रांस के बाहर फाल्कन 6X और फाल्कन 8X असेंबली के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र भी बनाएंगे। फाल्कन 2000 जेट के लिए अत्याधुनिक असेंबली लाइन नागपुर, महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। यहाँ पहला मेड इन इंडिया फाल्कन 2000 वर्ष 2028 तक बनकर तैयार होगा। तो साथियों याद रखना, राफेल की बॉडी कहाँ पर बनेगी? हैदराबाद में, जबकि फाल्कन 2000 की बॉडी कहाँ पर बनेगी? नागपुर, महाराष्ट्र में। राफेल के लिए डसोल्ट ने समझौता किसके साथ किया है? टाटा के साथ। जबकि फाल्कन 2000 के लिए समझौता किसके साथ किया है? रिलायंस एरो स्ट्रक्चर के साथ। अगला टॉपिक, केंद्र सरकार द्वारा जनगणना 2027 के लिए अधिसूचना जारी की। कब की? 16 जून 2025 को। और नाम क्या दिया गया इसका? जनगणना वर्ष 2027। अधिसूचना किसने जारी की? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने।
गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महापंजीयक ने जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजपत्र में यह अधिसूचना जारी की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 अप्रैल 2025 को अगली जनगणना प्रक्रिया में जातीय जनगणना को शामिल करने का फैसला किया। अतः 2027 की जनगणना में पहली बार जातीय जनगणना भी साथ में ही की जाएगी। जनगणना का फेज यानी जनगणना कब शुरू होगी? जनगणना की प्रक्रिया 16 जून 2025 से शुरू होगी तथा 1 मार्च 2027 को गिनती पूरी होगी। पहाड़ी राज्य में गिनती 1 अक्टूबर 2026 को पूरी होगी। 14 साल बाद पुनः जनगणना होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे जनगणना 2027 नाम दिया है। इसी के साथ जाति जनगणना भी होगी। 30 अप्रैल 2025 को जाति जनगणना का ऐलान किया गया था। पहाड़ी राज्य कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 1 अक्टूबर 2026 को रात 12 बजे जनगणना पूरी हो जाएगी। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, लेकिन 2021 में होने वाली जनगणना कोविड के कारण टाल दी गई थी। 96 साल बाद जाति जनगणना के डेटा आएंगे। 2011 में सामाजिक आर्थिक डेटा के साथ जातिगत आंकड़े भी जुटाए गए थे, लेकिन सार्वजनिक नहीं किए गए। प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान द्वारा तैयार स्किल्स फॉर द फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज वर्कफोर्स लैंडस्केप शीर्षक से एक रिपोर्ट शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी द्वारा 27 जून 2025 को किया गया। IFC प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान द्वारा तैयार रिपोर्ट ज्ञान संचालित वैश्विक अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि में भारत के कौशल संबंधी परिदृश्य का एक डेटा विश्लेषण प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट में PLFS आधारित डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि 2023-24 में भारत की 88% श्रम शक्ति कम योग्यता वाले व्यवसायों में संलग्न थी। केवल 10 से 12% श्रम शक्ति ही उच्च योग्यता वाली भूमिकाओं में संलग्न थी। भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण के 66% से अधिक हिस्सों के लिए जिम्मेदार 5 क्षेत्रों की पहचान की गई। IT एवं ITES, वस्त्र एवं परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य सेवा एवं लाइफ साइंसेज, सौंदर्य एवं कल्याण। अगला टॉपिक स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत निर्माण हेतु भारत का नॉर्वे के साथ MOU। तो साथियों, स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत निर्माण के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU किया है? नॉर्वे के साथ, यानी पोलर रिसर्च वेसल PRV के लिए। कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर लिमिटेड GRSE और नॉर्वे स्थित कोंग्सबर्ग ओस्लो ने 3 जून 2025 को MOU किया। किसके लिए? ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। MOU के तहत भारत अपने पहले ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण कहाँ पर करेगा? कोलकाता में। इसका निर्माण GRSE के शिपयार्ड में होगा। पोत भारत के नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCOPR की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाएगा। पोत अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित होगा। सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन, महासागरों की गहराई में अनुसंधान और पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी जुटाई जा सकेगी। अगला टॉपिक नक्शा क्षमता निर्माण कार्यक्रम। 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों में शुरू। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संस्थान विभाग DOLR द्वारा देश के 5 उत्कृष्टता केंद्रों COES में क्षमता निर्माण का दूसरा चरण 2 जून 2025 से आयोजित कर रहा है। इसके तहत कार्यक्रम नक्शा शहरी आवासों का राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण कार्यक्रम किया जाएगा। नक्शा यानी नेशनल जियोस्पेटिकल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस में भाग लेने वाले राज्यों या UT के 160 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का पहला चरण मई 2025 में पूरा हो चुका है। इस कार्यक्रम में 157 शहरी स्थानीय निकायों से 304 ULB स्तर और जिला अधिकारियों को नामित किया गया है। यह कार्यक्रम निम्न 5 केंद्रों पर
संपन्न होगा। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी उत्तराखंड यानी लेबासना में, जहाँ पर IAS IPS की ट्रेनिंग होती है। यशवंतराय चौहान विकास प्रशासनिक अकादमी पुणे महाराष्ट्र में। पूर्वोत्तर क्षेत्र उत्कृष्टता केंद्र गुवाहाटी असम में। महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान चंडीगढ़ पंजाब में। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान मैसूर कर्नाटक में। अगला टॉपिक शहरी तेंदुओं की आबादी के मामले में बेंगलुरु भारत का शीर्ष महानगर। तो शहरी तेंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा कहां पर है? बेंगलुरु में। कितने हैं? लगभग 80 से 85 जंगली तेंदुए। उसके बाद मुंबई में 54। सर्वेक्षण में बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर 54 वन्य जीव पाए गए तथा उनमें लगभग 30 वन्य जीव महानगर के आसपास फैले आरक्षित मान्य और निजी वनों में घूमते हैं। और यह सर्वेक्षण किसने किया? होल्लेमाथी नेचर फाउंडेशन ने। अगला टॉपिक 2025 तक भारत की जनसंख्या 1.46 अरब होगी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, यानी UNFPA संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार। कब जारी हुई ये रिपोर्ट? जून 2025 में। कौन सी रिपोर्ट हुई? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में भारत से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। भारत की घटती प्रजनन दर है, प्रति महिला कितनी हो गई? 1.9, जबकि स्थिर जनसंख्या के लिए कितनी आवश्यक है? 2.1। इसे TFR के नाम से भी जाना जाता है, टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कुल प्रजनन दर। देश की युवा आबादी में युवाओं का बड़ा हिस्सा 10 से 24 वर्ष की आयु के लोग कुल जनसंख्या का 26% हैं। बुजुर्ग आबादी 65 प्लस वाले 7% हैं। जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए जन्म के समय 71 वर्ष 2025 तक और महिलाओं के लिए 74 वर्ष है, यानी महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों से ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 36% वयस्क भारतीय अनचाहे गर्भधारण का सामना करते हैं। अगला टॉपिक दिल्ली एयरपोर्ट एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व के शीर्ष 10 हवाई अड्डों में शामिल। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया द्वारा एशिया प्रशांत APAC और मध्य पूर्व MID के लिए जारी 2024 एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग में दिल्ली एयरपोर्ट 10वें स्थान पर आया है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड DIAL द्वारा संचालित IGIA वर्तमान में कुल 153 गंतव्यों से संपर्क प्रदान करता है, जिसमें 81 घरेलू और 72 अंतर्राष्ट्रीय मार्ग शामिल हैं। टॉप 10 में देखें तो पहले नंबर पर कौन है? दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा UAE का। 10वें स्थान पर कौन सा है? दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत। अगला टॉपिक त्रिपुरा देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। किसके बाद? मिजोरम और गोवा के बाद। सबसे पहले बना था मिजोरम, उसके बाद गोवा और अब त्रिपुरा। 23 जून 2025 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अगरतला में रविंद्र भवन में आयोजित समारोह में इसकी घोषणा की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने भी भाग लिया। कौन से कार्यक्रम के तहत? उल्लास कार्यक्रम के तहत। त्रिपुरा की साक्षरता दर 95.6% हो गई है, जो यूनेस्को के 95% के मानक को पार कर गई है। उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 23,184 अशिक्षित वयस्कों को साक्षर बनाया गया, जिससे यह उपलब्धि हासिल हुई। अगला टॉपिक 22 जून 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL की आधारशिला रखी। यह छत्तीसगढ़ सहित पूरे मध्य भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधार देने का काम करेगी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में आई हब का भी उद्घाटन किया। अगला टॉपिक राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पुद्दुचेरी में शुरू। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 9 जून 2025 को पुद्दुचेरी विधानमंडल में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा का उद्घाटन किया।
नेवा किसके लिए है? विधानसभा को डिजिटल या पेपरलेस बनाने के लिए। पुद्दुचेरी यह प्लेटफॉर्म अपनाने वाला 19वां विधानमंडल बना है। पहला विधानमंडल कौन सा था? नागालैंड। 2022 में नेवा को सफलतापूर्वक लागू किया था। पूर्व में फेड कप नाम से जाने जाने वाली और वर्तमान में बिल्ली जीन किंग कप प्ले ऑफ नाम से जाने जाने वाली महिलाओं की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता नवंबर 2025 में किस देश में आयोजित की गई? तो सही उत्तर होगा भारत में। किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 5 के विद्यालयों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है? तो सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हिंदी विवाद को लेकर यह निर्णय लिया गया। नाइट फ्रैंक की ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार देश में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल अब 85,698 हो गए हैं। यह विश्व भर की कुल अमीरों का कितना प्रतिशत है? तो सही उत्तर होगा 3.7%। साथियों, राष्ट्रीय परिदृश्य में इतना ही। अगले वीडियो में पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि कोई सुझाव हो तो अवश्य दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।